ओके, सो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी को मैथमेटिकली सिंपल भाषा में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू बी को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका यूजुअल मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई सबस्क्रिप्ट नहीं दिया हुआ है तो उसका यूजुअल नोटेशन होता है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, उसका स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जो भी है क्या है, ठीक है। ओके फाइन। और इसका मीनिंग क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और ये सारे वेक्टर फॉर्म में है, ये ईच एंड एवरीथिंग इज इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, जो हमने बेसिक से सॉल्व किया था, अभी आज यही क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे। तो देखो ये सारे इनिशियल कंडीशंस दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी पुलिस की कार की 0, इससे एक्सीलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और थीफ के कार का इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसका एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड एंड एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ये निकालना है कि कितना टाइम लगेगा पुलिस की गाड़ी को, चोर की गाड़ी को पकड़ने में। तो हमें टाइम निकालना है, हमें इजी टाइम। अभी देखो, तो मैं इसे क्या करूंगा, किसी भी एक को हम रेफरेंस मानेंगे, किसी भी एक को हम लोग रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो, ये जो मैंने यू ए लिखा है ना, इसे थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। दिस इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस एंड दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस, ठीक है। अच्छा, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। और ये चीज क्या हो जाएगा? ये चीज हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ, और ये चीज हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ थीफ। तो ये विद प्रॉपर सबस्क्रिप्ट हम यूज करेंगे, ठीक। अच्छा फाइन। अभी इसमें डायरेक्शन एक ही है, जो एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन में, इसमें तो एक ही डायरेक्शन है। ओके फाइन। अभी ये चीज हमने ऐसे लिख दी है। अभी क्या करेंगे, किसी एक को रेफरेंस मानेंगे, किसी एक को रेफरेंस मानेंगे, और दूसरे को बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में सारे उसके मेजरमेंट्स करेंगे। तो मैं किसे रेफरेंस मानूं? चलो मैं एक काम करता हूं, मैं थीफ को रेफरेंस मान लेता हूं। मैं थीफ की गाड़ी को रेफरेंस मान रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने थीफ की गाड़ी को रेफरेंस माना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मेजरिंग displacement, velocity and acceleration with respect to thief, measuring velocity, displacement, acceleration with respect to thief का कार, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि देखो, खुद के रिस्पेक्ट में हमेशा वेलोसिटी जीरो होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ की कार विद रिस्पेक्ट टू थीफ की कार जीरो ही हो जाएगा। फिर एक्सेलरेशन ऑफ थीफ की कार विद रिस्पेक्ट टू थीफ की कार जीरो ही हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ की कार विद रिस्पेक्ट टू थीफ की कार जीरो होगा। देखो देखो, खुद के रिस्पेक्ट में खुद का वेलोसिटी, खुद का एक्सेलरेशन, खुद का सब कुछ जीरो ही रहता है खुद के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इनफैक्ट इसी को मैंने ओरिजिन माना है। तो जो थीफ के गाड़ी का जो डिस्प्लेसमेंट वाला पोजीशन है, वही ओरिजिन बन गया, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में सारे मेजरमेंट करेंगे। उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी क्वांटिटी है, उससे नेगेटिव, उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा, और अगर उसके राइट हैंड साइड में कोई भी क्वांटिटी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, सही है। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस का कार विद रिस्पेक्ट टू थीफ का कार, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस का कार विद रिस्पेक्ट टू थीफ का कार, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ। सो ये कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना था? 0, और थीफ कितना है? 10, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। सो ये अपना आंसर आ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज -10 मीटर पर सेकंड, -10 मीटर पर सेकंड, सही है। आफ्टर दैट वी नीड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस का कार विद रिस्पेक्ट टू थीफ का कार। सो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीफ। सो ये कितना हो जाएगा? बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस इज 1.5 और एक्सेलरेशन ऑफ थीफ इज 1। सो हमें ये मिल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये कितना मिल रहा है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया मैंने, उसके बाद मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब फाइनली आई विल बी कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट, या फिर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एस नॉट बोल देता हूं मैं। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ। अभी पुलिस कहाँ पे है? अभी पुलिस जो है थीफ के कार के लेफ्ट हैंड साइड में 200 मीटर्स के लेंथ पे, सिंस वो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये -200 आ जाएगा यहाँ पे। और मैंने थीफ के कार को ही रेफरेंस माना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, इट इज -200 मीटर्स।
सो ये हमने लिख दिया। सो ये सारी चीजें क्लियर है तुम लोगों को? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, यहाँ पे हम बोल देंगे कि आफ्टर सम टाइम टी, आफ्टर सम टाइम टी पुलिस की कार का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर्स, बिकॉज में थीफ की कार को रेफरेंस मान लिया है और पुलिस की कार थीफ की कार के पास चली जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर चलो पुलिस की कार को 200 मीटर्स डिस्प्लेस करना है। सब लोगों को इतना क्लियर है ये जो लिख रहा हूं मैं? हाँ या ना, इतना बता दो मुझे बस। अभी देखो कैसे करेंगे ना इसे, कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुलिस की कार को टोटल 200 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट करना है। अच्छा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -10 लेंगे, -10 इंटू टी। -10 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज यस हम लोग यही सब कुछ थ्री पे कार के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू टी स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगी। आई मीन ये इक्वेशन आ रही है। अभी इस इक्वेशन से जो टाइम मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मैं काम करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज ये 0.5 1/2 1/4 बन जाएगा एंड वी डोंट नीड फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 800 इक्वल टू -40 टी प्लस टी स्क्वायर। सो ओवरऑल अपनी इक्वेशन क्या बन रही है? ओवरऑल अपनी इक्वेशन बन रही है टी स्क्वायर -40 टी माइनस 800 इक्वल टू 0। ये अपनी ओवरऑल इक्वेशन बन रही है। सब लोगों को ये क्लियर है? फाइन। अभी स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। अभी एग्जैक्टली इसमें है क्या, सपोज एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक ऐसे नेचर में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। एटम हो गया, फिर उसके बाद सोलर सिस्टम हो गया। नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन बट एक काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? तो सर्कुलर मोशन में हो क्या रहा है, कोई भी एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अभी इसकी क्या क्या क्वांटिटी है, इसे मेजर कैसे करें? सो वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, सपोज पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट पे था, सो इसे रेफरेंस लाइन मान लेंगे। कोई भी मेजरमेंट इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है? और पार्टिकल आफ्टर सम टाइम टी में यहाँ पे बताया था टी इक्वल टू 0 का पोजीशन, एंड आफ्टर सम टाइम टी सपोज पार्टिकल यहाँ पे आ गया, टाइम इक्वल टू टी सेकेंड्स, ठीक है? तो ये जो लाइन है, ये सर्कल के सेंटर से पार्टिकल तक में एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है? ओके फाइन। और लेट्स से सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, सो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ स्मॉल आर ही रहेगा, रेडियस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, अभी इसने जो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है इसे बोल दे थीटा, इसे बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज नथिंग बट एंगल मेड बाय द पार्टिकल, द एंगल मेड बाय पार्टिकल वेक्टर फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, फ्रॉम द इनिशियल रेफरेंस लाइन, ठीक है? तो इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मेजर करते हैं। देखो सर्कुलर मोशन पढ़ना है ना तो हमेशा एनालॉजी में पढ़ो। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे मैं लीनियर की क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, यहाँ पे लीनियर मोशन की क्वांटिटी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एंगुलर मोशन की क्वांटिटी या फिर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की क्वांटिटी। तो अभी अभी हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। तो लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही चीज सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, सही है? अच्छा, इसके यूनिट्स है मीटर्स, तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे रेडियंस। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज एंगल है ऑब्वियसली हम रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है? देन लीनियर मोशन में वी हैव वेलोसिटी, हियर वी हैव एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा में लिखते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा रेडियंस पर सेकेंड। अभी एंगुलर वेलोसिटी का मीनिंग क्या हो जाता है? एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। सपोज वो टी टाइम में एक थीटा एंगल कवर कर रहा है, सो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? देन लीनियर मोशन में वी हैव एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे वी हैव एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे बेसिकली क्या लिख सकते हैं?
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। जैसे अपना एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जैक्टली वही चीज है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सब लोगों को इतना क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम थोड़े डेरिवेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले थीटा जो होता है उसका वैल्यू इक्वल होता है ओमेगा टी के बराबर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, वैसे ही यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। चलो ये साइड में लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सही है। अच्छा, अभी ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं इसे एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड कर देता हूँ, बिकॉज चलो मुझे थोड़े लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में हम लोग लिख लेंगे, लीनियर मोशन टर्म्स में चीजें लिख देंगे। सबसे पहले तो ये इसका रेडियस आर है। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ पे था। एट टाइम टी इक्वल टू सपोज पार्टिकल को यहाँ पे आ गया और इस प्रोसेस में उसने टोटल थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा इससे, लेट अस ड्रॉप परपेंडिकुलर्स। एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं और एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से मैं ये चीज बोल सकता हूं कि जो एक्स कंपोनेंट है इसके पोजीशन वेक्टर का, अभी ये जो आर वेक्टर जो है इट इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। पार्टिकल एग्जैक्टली कहां पे वो उसकी पोजीशन बता रहा है। सो आर वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। सो इस पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, मैं एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से बोल सकता हूँ दिस थिंग विल बी आर इंटू कॉस थीटा। एंड इसका जो y कंपोनेंट है, इसका जो y कंपोनेंट है वो बन जाएगा r इंटू साइन थीटा। अभी r तो रेडियस ऑफ सर्कल है, वो तो एनीवेज कांस्टेंट रहेगा, तो r cos थीटा एंड r sin थीटा। सो पार्टिकल का जो r वेक्टर है, पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, मैं उसे लिख सकता हूँ r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। ठीक है, अभी वी नो कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सो फाइनली मुझे r वेक्टर मिल रहा है r इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, cos of omega t times I cap plus r into sin of omega t, r into sin of omega t times j cap। ये मैंने पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। सब लोग इतना क्लियर? चलो ये हमने पोजीशन वेक्टर तो लिख दिया है। अभी हमें सपोज वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दिया है एक सर्कुलर मोशन में। अभी वी नीड एक्सप्लेनेशन फॉर वेलोसिटी वेक्टर। सो वी नो कि वेलोसिटी वेक्टर होता है, ये होता है dr by dt। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, आई मीन ये तो ds by dt है, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर एक ही बात है। ठीक है, सो यही चीज हम अप्लाई करेंगे। हमें करना क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट का फिर पोजीशन का जो वेक्टर है उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यही पे कर दूंगा मैं, वेलोसिटी इज गिवन बाय dr by dt। ठीक है, इस वेक्टर को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हमें पता है कि प्लस साइन में जो डिफरेंशिएशन है स्प्लिट हो जाता है। सो ये बन जाएगा d by dt ऑफ r cos ओमेगा t, r cos omega t times I cap plus d by dt of r sin omega t, r into sin of omega t times j cap। ठीक है, सही है। अभी से नॉर्मली हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखते क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन में। सो ये r तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा r into d by dt of cos omega t, cos of omega t times I cap plus r into d by dt of sin of omega t times j cap। ठीक है। अच्छा, अभी cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस r इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम के साथ वेरिएबल के साथ ओमेगा भी मल्टीप्लाइड है। सो ये अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इनटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। बेसिकली यहाँ पे चेन रूल की बात कर रहा हूँ आई कैप। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो कॉस थीटा होता है। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू अगेन चेन रूल, हमें अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी टाइम्स जे कैप। सही है।
अभी ये चीज क्या हो जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ये ओमेगा तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और डी टी बाई डी टी एनीवेज 1 बन जाएगा। सो बस ये ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है हमें। सो ये बन जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स आई कैप प्लस आर ओमेगा टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कॉस ऑफ ओमेगा टी टाइम्स जे कैप। सब लोगों को इतना क्लियर है? बेसिकली ये तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर हमें मिल रहा है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बेसिकली वी वेक्टर जो जो कॉमन निकल सकता है, इसमें क्या क्या कॉमन निकल सकता है, ये आर ओमेगा कॉमन निकल सकता है। सो मैं यहाँ पे चलो माइनस आर ओमेगा कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स आई कैप प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी टाइम्स जे कैप, ये हमें इतना मिल रहा है। अच्छा ये सब लोगों को क्लियर है? बस बता दो मुझे इतना, क्लियर है? थम्स अप दे दो एक। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये जब हमने माइनस साइन कॉमन निकाला, सो यहाँ पे भी एक माइनस लग जाएगा, सो यहाँ पे विल बी हैविंग अ माइनस। ठीक है, जो मैंने माइनस आर ओमेगा कॉमन लिया था, तुम चाहे तो आर ओमेगा भी कॉमन ले सकते हो, एनीवेज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अभी जो हमें वैल्यू मिल रही है, जो हमें वैल्यू मिल रही है वेलोसिटी वेक्टर का, उसका थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, वी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ से आर ओमेगा टाइम्स, ये माइनस साइन तो मैं अंदर ही रह देता हूँ, चलो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी टाइम्स जे कैप। ठीक है, अभी यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो x है वो तो माइनस आ रहा है, x कंपोनेंट माइनस आ रहा है और y कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है। आई मीन वेलोसिटी का x कंपोनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव एंड y कंपोनेंट पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? सो कैन आई से, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, v वेक्टर इज r ओमेगा टाइम्स साइन ऑफ, सिंस ये माइनस है मैं इसे लिख देता हूँ 90 माइनस लिख देता हूँ, या फिर चलो पाई माइनस लिख दूंगा, जैसा भी हो मैथमेटिकली। चलो लिखने से पहले सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी आइडेंटिटी लिख लेते हैं मैथ्स की, सो दैट तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि हमें ये पता है कि कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, सही है। और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ पे मैं पाई बाय 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा ये नॉर्मली कॉस थीटा होता है। सो एग्जैक्टली हम यही अप्लाई करेंगे यहाँ, सिंस हमें यहाँ पे माइनस साइन मिला है, इसे मैं लिखूंगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, सही है। और इसे मैं लिखूंगा प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहाँ पे आई कैप आ जाएगा और यहाँ पे विल बी हैविंग जे कैप। ठीक है, अब ये वेलोसिटी वेक्टर इट इज नथिंग बट आर ओमेगा टाइम्स, ये थीटा के बदले फिर से ओमेगा टी लिख देता हूँ, सो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जे था ना, ओके फाइन, यहाँ पे आए और यहाँ पे भी हैव जे टाइम जे कैप। चलो अभी करेंगे क्या ना, इसे आर वेक्टर से कंपेयर करेंगे। आर वेक्टर इज गिवन बाय उसका मैग्नीट्यूड आर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स जे कैप। ठीक है, अच्छा अभी दोनों वेक्टर्स को मैं कंपेयर करूंगा, मुझे क्या पता चल रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा टाइम्स बढ़ रहा है, जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा टाइम्स बढ़ रहा है, और जो एंगल है इनका वो 90 डिग्री से बढ़ रहा है। मतलब जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, ओमेगा टाइम्स, मैग्नीट्यूड ओमेगा टाइम्स बढ़ रहा है, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में क्या डिफरेंस आया, एक पाई बाय 2 का डिफरेंस आ गया, एक 90 डिग्री का डिफरेंस है, एक परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, क्यों, बिकॉज एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। और अगर मैं फिगर देखूं, अगर मैं फिगर देखूं यहाँ पे, तो जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर मोशन। सो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो आर वेक्टर है
वो परपेंडिकुलर, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। तो ये फिगर के पास देख के, ये फिगर के पास देख के भी हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, और जो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा टाइम्स बढ़ रहा है। सो ये इसके पीछे का मैथमेटिकल रीजनिंग है। सब लोग को इसका मैथमेटिकल रीजनिंग क्लियर है? अभी वेलोसिटी हो गया, अभी एक्सेलरेशन देख लेते हैं। ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वेक्टर इज सिंपली डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये आर ओमेगा तो कांस्टेंट टर्म्स है, इन्हें मैं बाहर ही रखता हूं। ये क्या हो जाएगा? अंदर लिख देंगे इनटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी टाइम्स जे कैप। सही है, ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ से ए वेक्टर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर आ जाएगा आर ओमेगा टाइम्स, अभी ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और अंदर एक ओमेगा भी, तो ओमेगा से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइनस ओमेगा टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस का डिफरेंस एनीवेज माइनस साइन होता है, सो माइनस ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स जे कैप। सही है, जो पहले जो डिफरेंशिएट करे तो वही करेंगे। अभी मैं क्या करूंगा? मैं माइनस ओमेगा कॉमन ले लूंगा, तो मुझे ए वेक्टर क्या मिलेगा? मुझे ए वेक्टर मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर टाइम्स, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये मुझे मिल रहा है। अभी अगर हम ये चीज कंपेयर कर लेंगे, आर टाइम्स कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, ठीक है, आर टाइम्स ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, सो ये तो अपना आर वेक्टर ही हुआ, जैसे यहाँ पे दिख रहा हूं, ये तो आर वेक्टर ही हुआ, आर टाइम्स कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। सो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? हम एक्सेलरेशन वेक्टर को लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अभी इसका एनालिसिस करते हैं कि इसका एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी एक्सेलरेशन को अगर मैं देखूं, सो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है अपने पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, अभी सिंस यहाँ पे माइनस है, माइनस का मीनिंग इज वो आर वेक्टर के ऑपोजिट साइड में। सो अगर मुझे ए वेक्टर दिखाना है मेरे डायग्राम में, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, मैं इसे ऐसे दिखाऊंगा, विच इज रेडियली इनवर्ड्स। योर आर वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड, सो योर एक्सेलरेशन वेक्टर इज रेडियली इनवर्ड। तो मैं इसे ऐसे दिखाऊंगा, रेडियली इनवर्ड में ए वेक्टर इसे ऐसे दिखाऊंगा, तो ए वेक्टर इज रेडियली इनवर्ड। ये कैसे प्रूव हुआ? ये ऐसे प्रूव हुआ बिकॉज ए वेक्टर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, और उसका डायरेक्शन क्या है? इट इज रेडियली इनवर्ड बिकॉज आर वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड। सब लोग को इतना क्लियर है? अभी देखो मैथमेटिकली जब हमने सॉल्व किया, मैथमेटिकली जब हमने सॉल्व किया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी वेक्टर मिला, और ये हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिला। सो एक्सेलरेशन वेक्टर से हमें ये क्या पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन दैट इज ऑलवेज पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की क्या जरूरत है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो आना चाहिए, बट यहाँ पे दिख रहा है एक्सेलरेशन कुछ अलग आ रहा है। तो इसका आंसर ये है कि सिंस सर्कुलर मोशन चल रहा है, तो सर्कुलर मोशन पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं कि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होगा। और सिंस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी चीजें मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी जो है सर्कुलर मोशन पे, कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज होगा। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन जो वेलोसिटी का वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या होता है? टैंजेंशियल टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट का जो टैंजेंट है वो डायरेक्शन होता है। सही है, तो अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखूं तो उसमें चलो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। और सिंस डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है।
वो एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। दैट मींस इससे हमने ये तो बता दिया कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी सिंस वेलोसिटी चेंज हो रही है सो देयर हैज टू बी एन एक्सेलरेशन प्रेजेंट। एक एक्सेलरेशन जो है वो हर एक पॉइंट पे प्रेजेंट होना चाहिए, और वो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? वो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये है। सो हमें एक चीज पता चल रही है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन सर्कुलर मोशन, एक ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन में रखना है तो एक ऐसा फोर्स जरूरी है जो रेडियली इनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। ए वेक्टर इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है। सो हमें एक चीज पता चल रही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन में रखना है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है, और वो फोर्स क्या होता है? वो रेडियली इनवर्ड एक्ट करता है। देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी ऑब्जेक्ट tries to be in state of rest or of uniform motion in straight line. I mean every object stays in state of uniform motion. उसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक तो रेस्ट पे रहेगा या फिर वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा until and unless acted upon by an external force. ठीक है। अभी अगर मैं सर्कुलर मोशन देखूं तो ना ही वो स्टेट ऑफ रेस्ट है, ना ही वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। दैट मींस उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स रहना चाहिए। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो और वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। अभी अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो एक धागा ले लो, धागे को एक पत्थर बांधो और उसे घुमाओ सर्कुलर मोशन में, सो योर हैंड विल एक्चुअली एक्सपीरियंस द फोर्स, और तुम्हारा हाथ एक्चुअली हर पॉइंट पे स्टोन को इनवर्ड पुल करेगा। सो इस केस में तुम्हारा जो इनवर्ड पुल है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा बिहेव कर रहा है। अगर मैं एक सोलर सिस्टम देख लूं तो सन और स्टार्स या फिर सन और प्लैनेट्स के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ से हमें एक बहुत नेसेसरी लॉ पता चल रहा है सर्कुलर मोशन का। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। तो सब लोग को इतना क्लियर है? अच्छा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स गायब कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन का पार्ट छोड़ देगा और उसी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। सब लोग को इतना क्लियर है?